नीचे स्वागत है। क्योंकि यदि ये मोदी सरकार, भाजपा सरकार महिला आरक्षण को लागू करना चाहती तो 21 सितंबर 2024 दीदी 21 सितंबर 2023 को समूचे विपक्ष ने कांग्रेस पार्टी में समर्थन करके महिला आरक्षण बिल को पास कर दिया। असलियत में ये लड़ाई विभाजनकारी और अलोकतांत्रिक तरीके से परिसीमन करने की थी, जो कि महिलाओं की आड़ में आकर के मोदी सरकार और भाजपा ये बिल लेकर के आई। कांग्रेस पार्टी तो आज भी मांग करती, अगर सही मायने में महिला आरक्षण को लागू करना है तो 543 में ही लागू कर दीजिए, हम समर्थन करते हैं। क्यों हम 181 सीटें 543 में से महिलाओं को नहीं देना चाहते? क्योंकि मोदी सरकार की मंशा ही नहीं है महिला आरक्षण बिल्कुल लागू करने। महिलाओं के प्रति इनकी कथनी और करने में कितना फर्क है, आदरणीय दीदी अभी आपको बताएंगे। मैं यहाँ के जिलाध्यक्ष और अपने छोटे भाई वर्धन यादव जी का आभार व्यक्त करती हूँ। और आज हरियाणा की पावन भूमि पर, गुड़गांव बादशाहपुर की पावन भूमि पर देश की आधी आबादी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में पधारे सभी पत्रकार बंधुओं का, मीडिया कर्मियों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और इस्तकबाल करती हूँ। तो देखिए, आज की बात मैं इन पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहती हूँ कि कोमल है कमजोर नहीं वो, कोमल है कमजोर नहीं वो, शक्ति का नाम ही नारी है और जग को जीवन देने आई, मौत भी जिससे हारी है। तो देखिए, जब हम देश की आधी आबादी की बात करते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं जो मौत को हराने की भी ताकत रखती हैं, तो फिर संघ भाजपा और मोदी जी का महिला विरोध किस खेत की मूली है? शुरुआत में ही मैं ये कह देना चाहती हूँ कि देश की महिलाएं, भारत माँ की बेटियां आरक्षण का अपना अधिकार लेकर रहेंगी, चाहे राह में मोदी जी और उनकी सरकार कितने भी रोड़े अटका ले, किंतु परंतु अगर मगर की कितनी भी शर्तें लगा ले। ये जिद है कांग्रेस पार्टी की, ये जिद है राहुल गांधी जी की, ये जिद है मल्लिकार्जुन खड़गे जी की, प्रियंका गांधी जी ने ठाना है कि 33% आरक्षण इस देश की महिलाओं को हम दिलवा कर रहेंगे, चाहे मोदी सरकार कितना बड़ा पहाड़ बनकर सामने खड़ी हो जाए। और मैं तो कहती हूं कि 17 अप्रैल 2026 एक ऐतिहासिक दिन था। इसलिए ऐतिहासिक दिन था कि संविधान को तार-तार करने के लिए, देश की अखंडता और एकता को तार-तार करने के लिए, परिसीमन को हथियार बनाने का जो खतरनाक मंसूबा लेकर मोदी सरकार आई थी, उस पर विपक्ष की एकता ने पानी फेर दिया। मैं समझती हूँ 17 अप्रैल 2026 लोकतंत्र संविधान की जीत का दिन था। और जब मैं ये कहती हूँ तो इस बात को भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि 17 अप्रैल के दिन महिला आरक्षण का बिल नहीं गिरा है। वो मधु लिमे कहते थे कि आरएसएस का फुल फॉर्म है ह्यूमन स्प्रेडिंग सोसाइटी। झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोरदार बोलो, इतना झूठ बोलो कि झूठ को ही लोग सच समझने लगे। लेकिन वो कहते हैं कि काट की हांडी जो है वो बार बार नहीं चढ़ती। तो झूठ बोला कि महिला आरक्षण बिल गिर गया, विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल गिरा दिया। अरे मोदी जी, 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम आपकी सरकार लेकर आई। सोनिया गांधी जी ने संसद में भाषण दिया, उसके पक्ष में राहुल गांधी जी ने भाषण दिया। पूरे विपक्ष की एकता के साथ, सर्वसम्मति के साथ नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ, पारित हुआ। सारी गोदी मीडिया ने गाने बजाए, मोदी जी का महिमा मंडन किया। मोदी जी ने सारे देश में घूम घूम कर प्रचार प्रसार किया। वो कानून तो आप बना चुके हैं विपक्ष की मदद से, पर आप लागू नहीं होने देना चाह रहे।
और कितनी गंभीरता है नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने की, वो तो इसी बात से पता चल जाता है कि कानून पास हुआ 2023 में और अधिसूचना जारी हुई 16 अप्रैल रात को 9:55, यानी कि संसद का विशेष सत्र 16 तारीख की सुबह से चल रहा था, पर अधिसूचना जारी नहीं हुई थी। तो आप बहस किस पर करा रहे थे? किस पर बहस करा रहे थे? 3 साल तक मोदी सरकार चादर तान कर सोती रही। 2030 में जो कानून पास हुआ उसे ताक पर रखकर, महिला आरक्षण को ताक पर रखकर 3 साल तक सोती रही। फिर अचानक से तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनाव के बीच में जाग गई और बोली महिला आरक्षण करना है, महिला आरक्षण करना है। और महिला आरक्षण के आड़ में परिसीमन का खतरनाक कानून पास करवाना चाहती। तो फिर से वापस आती हूँ, महिला आरक्षण का बिल नहीं गिरा है। गिरा कौन सा बिल है? संविधान संशोधन विधेयक, जो कि परिसीमन कराना चाहता था 2011 की जनगणना के आंकड़े से। 2011 की जनगणना में ओबीसी का कोई डिटेल नहीं है, कोई संख्या नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है। यानी कि मोदी जी, आप चुनावी भाषण में, चुनावी रैलियों में, संसद में खड़े होकर बोलेंगे कि परिसीमन होगा, 50% सीट बढ़ेगी, लेकिन अपने विधेयक में नहीं लिखेंगे कि 50% सीट बढ़ेगी। यानी कि आप ऐसा परिसीमन लेकर आएंगे जिससे दक्षिण के राज्यों, उत्तर पूर्व के राज्यों, छोटे राज्यों का प्रतिनिधित्व संसद में कम हो जाएगा। यानी कि आप कह रहे सीटें 50% बढ़ेगी, पर आज जो दक्षिण राज्यों का प्रतिनिधित्व लगभग 25% है, 24.3% है, सीटें डबल होने पर उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, 20% बचेगा। ऐसा परिसीमन आप लेकर आएंगे। एक और उदाहरण देती हूँ, आज उत्तर प्रदेश में SIR हो रहा है, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम काटे गए, पर आपकी जनगणना 2011 की चल रही है। यानी कि जिन लोगों के नाम आज आपने काट दिए, वो उस जनगणना के हिसाब से अब भी उत्तर प्रदेश के ही नागरिक है, वही रहते हैं। तो या तो आप मूर्ख हैं, आपकी सरकार मूर्ख है, या आपको लगता है कि आप देश की जनता की आंखों में बड़ी आसानी से धूल झोंक सकते हैं। आप ऐसा परिसीमन लेकर आएंगे जो महिला आरक्षण की आड़ में इस देश को खंडित करने और विभाजित करने के लिए होगा, तो विपक्ष एक बार नहीं 100 बार ऐसे परिसीमन का संशोधन करने वाले, संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को ध्वस्त करेगा, गिराएगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मोदी जी अपने भाषण में कहते हैं कि ये टेक्निकल बहानेबाजी है। विपक्ष क्या कर रहा है? टेक्निकल बहानेबाजी कर रहा है। तो आप परिसीमन के जरिए ऐसी काट छांट करना चाहेंगे। 2 राज्यों में परिसीमन हुआ है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। असम में परिसीमन हुआ और जम्मू कश्मीर में परिसीमन हुआ, और कैसी खुरपेच हुई उस परिसीमन में, ये भी हमें जानना चाहिए। जो कांग्रेस के विधायकों की कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, उनको आड़ा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी काट दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वहां से भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सके। सोच के देखिए, लोकसभा ऐसी है असम और जम्मू कश्मीर में जहां कई जगहों पर 5 विधानसभाएं, तो किसी लोकसभा में 12 विधानसभा, किसी जगह 8 लाख मतदाता है, किसी जगह 15 लाख मतदाता है। सिर्फ ये सुनिश्चित करना कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी रहे, और उसको हमें मोदी संरक्षण कानून कहना चाहिए। और बात करते हैं महिला आरक्षण की, तो आप ऐसा परिसीमन लेकर आना चाहते हैं, और आप चाहते हैं विपक्ष सवाल ना पूछे। आप बीच चुनाव में, कहते हैं पॉलिटिक्स और क्रिकेट में टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है, बीच चुनाव में आप विशेष सत्र बुलाते, बजाय इसके कि आप चुनाव के बाद एक सर्वदलीय बैठक बुलाते। आप किसी भी उत्तर पूर्वी राज्य के मुख्यमंत्री से, दक्षिण के राज्य के मुख्यमंत्री से बात नहीं करना चाहते, और वो अगर आपसे सवाल पूछते हैं कि हमारी हिस्सा चोरी क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी संसद में, जब ओबीसी का आंकड़ा नहीं है, ओबीसी महिलाओं को कैसे आरक्षण मिलेगा? जब दलित पिछड़े वर्ग की महिलाएं आपसे पूछती हैं हमारी हिस्सा चोरी क्यों कर रहे हैं, तो आप कहते हैं टेक्निकल बहानेबाजी। शर्म आनी चाहिए इतने गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य में। फिर मोदी जी कहते हैं विपक्ष की तो नीयत ही खराब है, नीयत खराब है विपक्ष की।
राजीव गांधी ही थे। 1993 में 73वां और 74वां संविधान का संशोधन होता है। 33% आरक्षण महिलाओं को कॉर्पोरेशन में, पंचायत के चुनाव में, लोकल बॉडीज के चुनाव में मिलता है। और आज बहुत गर्व के साथ मैं ये बात कहती हूं, 15 लाख से ज्यादा निर्वाचित महिलाएं हैं जो अपने अपने क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका में काम कर रही हैं। यानी कि पंचायत और लोकल बॉडी से 30 लाख लोग चुनकर आते हैं। 33% आरक्षण मिला और महिलाओं ने अपनी प्रतिभा से, अपनी नेतृत्व की काबिलियत से आज वो 50% तक उस नेतृत्व को आगे बढ़ाया है। किसने करके दिया? कांग्रेस पार्टी ने करके दिया, राजीव गांधी जी ने करके दिया। आप कहते हैं नियत में वोट है। 1989 में राजीव गांधी जी जब संसद में इसी संशोधन का बिल लेकर आए तो 4 भाजपा के नेताओं ने इस विधेयक के खिलाफ वोट डाला था। जानते हैं कौन थे वो लोग? अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह और राम जेठमलानी। 33% महिलाओं के आरक्षण के विरोध में वोट डालने वाले ये भाजपा के नेता थे। इसीलिए मैं ताल ठोक कर कहती हूं कि भाजपा और संघ महिला विरोधी था, महिला विरोधी है और महिला विरोधी रहेगा। ये हमारी नियत की बात करते हैं। 2010 में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में राज्यसभा में हम 33% महिला आरक्षण का बिल लेकर आए, हमने पास करवाया। लेकिन लोकसभा में हमारे पास संख्या बल नहीं था तो वो बिल गिर गया। पर मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूं, 10 साल प्रचंड बहुमत की सरकार चलाने वाले, आपकी क्या मजबूरी थी कि आप महिला आरक्षण को इस देश में लागू नहीं कर पाए? आज गेंद आपके पाले में है, आपको जवाब देना है। आप सरकार चला रहे हैं। राहुल गांधी जी का पुतला फूंकने से, प्रदर्शन करने से आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। सरकार अगर प्रदर्शन करेगी तो देश कौन चलाएगा? मुझे तो आज भी यही लगता है कि आप विपक्ष की भूमिका में ही चल रहे हैं। और अगर नहीं चल रही है सरकार, नहीं दे सकते महिला को आरक्षण, तो मैं कहना चाहती हूँ कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? हम चलाएंगे सरकार, हम देंगे महिलाओं को आरक्षण। और वो दिन बहुत दूर नहीं है कि इस देश की जनता ही आपको कुर्सी से उतारेगी और आपके झोला उठाकर निकल जाने का समय आ जाएगा। पर मैं ये बात जरूर कहूंगी कि अगर मोदी जी की नीयत साफ होती तो 2018 में जब राहुल गांधी जी ने चिट्ठी लिखी और कहा कि 2019 में मोदी जी महिला आरक्षण दीजिए, हम आपके साथ हैं, तो शायद मोदी जी ने तब महिला आरक्षण दे दिया। 2023 में जब पूरे विपक्ष ने एक साथ होकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित कराया, अगर मोदी जी की नीयत साफ होती तो वो उस कानून को, महिला आरक्षण के कानून को 2 बैसाखियों पर खड़ा न करते। उन्होंने परिसीमन और जनगणना की शर्त लगाकर महिला आरक्षण को 2034 तक टाल दिया। अगर मोदी जी की नीयत साफ होती तो बीच चुनाव में विशेष सत्र बुलाने की बजाय चुनाव खत्म होने के बाद 29 अप्रैल के बाद या मॉनसून सेशन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाते, उससे पहले देश के सारे मुख्यमंत्रियों से बात करते, देश के सारे जनप्रतिनिधियों से संवाद साधते, विपक्ष के साथ समन्वय बनाते। और अगर मोदी जी की नीयत साफ होती तो आज जो कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि 543 सीट में आरक्षण दीजिए, 181 महिलाओं को लोकसभा में पहुंचाइए और इसके साथ में दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी 1/3 प्रतिनिधित्व का मौका दीजिए। हमारे सारे सांसद आपके साथ हैं, हम विपक्ष की एकता पर काम करेंगे, हम वो कानून पास आपके साथ करवाएंगे। पर मोदी जी, आपको 543 महिलाओं को, 543 सीट पर महिलाओं को आरक्षण देना होगा। अगर मोदी जी की नीयत साफ होती तो उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश के वक्त कांग्रेस पार्टी की इस मांग को स्वीकार किया होता, उन्होंने नहीं किया। और मैं 2 बातें और बोलकर इस प्रेस वार्ता को खत्म करूंगी। देखिए, रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिखी हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। ये प्रभु श्री राम के लिए कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और यही भाव प्रियंका गांधी जी ने संसद में देश की महिलाओं की ओर से व्यक्त किया कि जो छल कपट कर रहा है ना बार बार हमारे साथ महिला आरक्षण के नाम पर, जो बहानेबाजी कर रहा है, जो बतौलेबाजी कर रहा है, जो मूर्ख बनाने का काम कर रहा है, जो कभी उज्ज्वला योजना का झुंझुना पकड़ा देता है और फिर 4000 का गैस का सिलेंडर कर देता है, वही झुंझुना महिला आरक्षण का जो पकड़ा रहा है,
महिलाएं उसे अच्छी तरीके से पहचानती हैं और उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। महिलाएं जानती है कि मोदी सरकार आरक्षण न देना चाहती थी, न देना चाहती है, न देगी, और इसीलिए बहुत विश्वास के साथ आज कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रही है। पर फिर मुझे याद आता है मोदी जी जब कहते हैं कि महिलाएं अपना अपमान कभी नहीं भूलती, यही कहा ना, महिलाएं अपना अपमान कभी नहीं भूलती। तो कैसे भूल सकती हैं इस देश की महिलाएं कि जब मणिपुर में 2 भारत मां की बेटियों का शरीर नोचा जा रहा था, जब उन्नाव में भाजपा का विधायक सामूहिक बलात्कार करने के बाद पीड़िता के परिवार की हत्या कर रहा था, जब हाथरस में एक मासूम का बलात्कार करके उसकी जान लेकर रात को पेट्रोल छिड़ककर उसके शरीर को फूंका जा रहा था, जब देश की पहलवान बेटियों का सम्मान मोदी जी के घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर सम्मान उनका छीना जा रहा था, बाल पकड़ के पुलिस द्वारा खींचा जा रहा था, जब बिल्किस बानो के दोषियों को भाजपा के नेता माला पहनाकर लड्डू खिला रहे थे, जब अंकिता भंडारी के लिए पूरा उत्तराखंड न्याय की गुहार लगा रहा था, तब इस देश का प्रधानमंत्री मुंह पर ताला लगाकर तमाशा देख रहा था। ये अपमान इस देश की महिलाएं कभी नहीं भूलेंगी, और इस देश की महिलाएं ये भी नहीं भूलेंगी कि ये वही प्रधानमंत्री है जिन्होंने देश की कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन अध्यक्ष, यूपीए की चेयरपर्सन और इस देश के शहीद प्रधानमंत्री की धर्मपत्नी को कांग्रेस की विधवा कहा था। इस देश की महिलाएं ये भी नहीं भूलेंगी कि इस देश के एक सांसद की अर्धांगिनी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह देते हैं मोदी जी, कि इस देश की सांसद को संसद में खड़े होकर सूर्पनखा कह देते हैं, कि बंगाल की मुख्यमंत्री का मजाक उड़ाकर ताली बजा के दीदी और दीदी करते हैं, कि प्रज्वल रेवन्ना जैसे सीरियल रेपिस्ट के साथ मंच पर खड़े होकर वोट मांगते हैं इस देश के प्रधानमंत्री, कि एप्स्टीन के परम मित्र हरदीप पुरी को आज भी अपनी कैबिनेट में रखते हैं। ये महिलाएं कभी नहीं भूलेंगी। और अंतिम बात मैं बस यही कहना चाहती हूं कि जब मोदी जी ने देश के नाम संदेश दिया तो बहुत अपेक्षा थी उनसे। ये कहा जाता है मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। यानी मुखिया जो है ना वो मुख के समान होना चाहिए। हम मुंह से जो खाते हैं वो किसी से भेदभाव नहीं करता, हर अंग को बराबर पालता पोसता है। तो अपेक्षा थी कि मोदी जी एक अभिभावक की तरह, एक मुखिया की तरह बात करेंगे, कि मोदी जी आकर ये बताएंगे कि महिला आरक्षण को लागू करने का उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या है, कि महिला सशक्तिकरण के लिए उनकी क्या योजनाएं, कि किस तरह से वो विपक्ष को अपने साथ करना चाहते, कि किस तरह से वो जनता के साथ, प्रतिनिधियों के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद साधना चाहते हैं। लेकिन 29 मिनट के उनके भाषण में कांग्रेस के खिलाफ रुदन और विलाप के अलावा कुछ नहीं मिला। 58 बार हाय कांग्रेस करने वाले इतने कमजोर, लाचार और दयनीय प्रधानमंत्री का भाषण बहुत ही निराशाजनक था। एक कांग्रेसी के नाते मैं कह सकती हूँ कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये जो खौफ है ना, ये जो डर है नरेंद्र मोदी जी के मन में राहुल गांधी जी से और कांग्रेस पार्टी का जो डर है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पर एक नागरिक के नाते देश के प्रधानमंत्री की ऐसी लाचारी ने मुझे बहुत निराश किया। और अंत में मैं यही कहती हूं कि मोदी जी आपके पास एक आखिरी मौका है। सोनिया गांधी जी ने कहा अपने लेख में कि जब भी ऐसा परिसीमन हो जिससे कि लोकसभा की सीटें बढ़ें तो राज्यों का प्रतिनिधित्व किसी अंग गणित के हिसाब से नहीं होना चाहिए, बल्कि राजनीतिक निष्पक्षता के हिसाब से होना चाहिए। पहली बात तो इसको ध्यान में रखिएगा आगे जब भी आप कोई परिसीमन पर कानून लेकर आते हैं। और दूसरी बात, आज पूरे देश की महिलाएं आपकी तरफ देख रही, आप झूठ बोलना, दुष्प्रचार करना बंद कीजिए कि महिला आरक्षण का बिल गिर गया। महिला आरक्षण बहस का मुद्दा ही नहीं है। महिला आरक्षण कांग्रेस पार्टी लाकर दिखाएगी। आज आपको मौका
मौका मिला है कि 543 सीटों पर आरक्षण लेकर आए, हमारी 181 बहनों को संसद में पहुंचाए, हमारी SC ST OBC की बहनों को संसद में पहुंचाए। और अगर आपको लगता है कि इसकी आड़ में आप देश का विभाजन करेंगे तो ये आपकी गलतफहमी है, इसको आप दूर करिए। और मैं अपनी आज की प्रेस वार्ता इन पंक्तियों के साथ खत्म करना चाहती हूँ कि साहस है पहचान जिसकी, मुश्किलों से जुड़ना भारी है, शक्ति का स्वरूप है जो, वो हिंदुस्तान की नारी है। तो हिंदुस्तान की नारियां अपना हक हाथ से लेकर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल है, हाँ बिल्कुल, एक नहीं कई सवाल पूछे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पुलिस विमन जो नारी का जो आरक्षण है वो इन्हीं सीटों पे होना चाहिए। पुलिस विमन तो पहले भी होते रहे हैं, तो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, परिसीमन होते हैं, परिसीमन होना भी चाहिए। 2021 में भी होना था, क्यों नहीं कराया मोदी सरकार ने? मैंने आपको उदाहरण दिया, आप 2011 के जनगणना पर आधारित परिसीमन कराना चाहते हैं क्योंकि आप पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग और जो हमारे देश का के हाशिए पर पड़ा हुआ शोषित वर्ग है, आप उसके विरोधी। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो शुरू में कहते थे कि जातिगत जनगणना की मांग करने वाले अर्बन नक्सल है, कहते थे ना। फिर राहुल गांधी जी ने संविधान उठाया हाथ में, 4000 किलोमीटर चले कन्याकुमारी को कश्मीर से मोहब्बत के फेरी पुल से जोड़ने के लिए, और 400 पार करके संविधान बदलने का नारा ध्वस्त किया कांग्रेस पार्टी ने, जब राहुल गांधी जी ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हम आज आपसे कहते हैं, आप 2011 के आंकड़े से अगर जनगणना कराएंगे तो आप ओबीसी समुदाय की पिछड़े वर्ग की हिस्सा चोरी करेंगे। पहले वोट चोरी से चुनाव जीतो, फिर हिस्सा चोरी से चुनाव जीतो। अगर आप उसके हिसाब से जनगणना के हिसाब से परिसीमन कराएंगे तो आप दक्षिण के राज्यों की हिस्सा चोरी करेंगे, आप उत्तर पूर्व के राज्यों की हिस्सा चोरी करेंगे, पंजाब जैसे छोटे राज्यों की हिस्सा चोरी करेंगे। और हम वोट चोरी और हिस्सा चोरी जो लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है, ये विपक्ष कभी नहीं होने देगा। और एक उदाहरण मैंने आपको और दिया, आउटडेटेड है 2011 का आंकड़ा। ऐसा यार जो 2 करोड़ लोगों के नाम काट रहा है उत्तर प्रदेश में, वो तो 2 करोड़ ही हैं। 5 करोड़ लोग कम से कम विस्थापित होंगे जो 2011 के आंकड़े में मिलेंगे। तो ऐसी जनगणना के हिसाब से आप करना चाहते हैं, ये तो आप ही के काम में विरोधाभास को दिखाता है, उलटबासी को दिखाता है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी जो ये सफाई अभियान करते हैं ना, जब तो कि कचरा गिराती है पहले भाजपा की टीम आके, फिर मोदी जी झाड़ू लगा देते हैं। उनको लगता है कि वो सारा कचरा और धूल उठा के जनता की आंखों में झोंक देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। भाजपा अब हर प्रदेश में महिला को रैली निकाल रही है, तकलीफ दी जा रही है, बता रही है कि विपक्ष ने बात नहीं होने दिया, गिरा दिया। कांग्रेस कैसे समझाएगी लोगों को? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, इसके 2 आयाम हैं। पहले मैं कुछ थोड़ी अलग बात करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के अंदर की जो सबसे प्रमुख महिला नेता है वो क्या कर रही है? वसुंधरा राजे जी की एक चिट्ठी आती है, उमा भारती जी कहते हैं ओबीसी महिलाओं का क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी की 19 प्रदेशों में सरकार है और एक महिला मुख्यमंत्री है। वो महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नहीं है, वो महिला मुख्यमंत्री उमा भारती नहीं है, वो महिला, मैं तो मुख्यमंत्री नहीं मूर्ख मंत्री कहती हूँ, रेखा गुप्ता है दिल्ली की। ऐसी मुख्यमंत्री है जो जाती है मीटिंग में और कहती है देखो भाई, कचड़े का पहाड़ जब होता है ना, हम तो उसके सामने जाते हैं और कहते हैं ओ भाई तुझे जाना होगा, और कचड़े का पहाड़ चला जाता है। वो जाती है कमला नगर में, खड़ी होती है मीटिंग में और कहती है भाई कमला नगर आई हूँ, तुमने छोले भटूरे नहीं खिलाए मुझे तो 6 करोड़ का अनुदान नहीं दे सकती है। ऐसी मुख्यमंत्री, मतलब शर्म आती है कि दिल्ली में एक शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी जिन्होंने अपने हाथ से विकास की गाथा लिखी और उनका धुर विरोधी भी शीला जी की तारीफ करता। और अब छोटी सी बात और जोड़ी देती हूँ, कल जो हुआ ना, वो भगवान की जो हम कहते हैं लाठी में आवाज नहीं होती, बड़ी जोर की पड़ती है। यही केजरीवाल दिल्ली का ठग शीला जी के खिलाफ कहता था 370 पन्ने के मेरे पास सबूत है, सबूत आज तक नहीं मिले। झूठे भ्रष्टाचार का आरोप लगा के लगा, वही फॉर्मूला है। ये भारतीय जनता पार्टी की बेटी नहीं है, वो अन्ना हजारे के आंदोलन में आरएसएस की छोले पूरी बांटती थी, है कि नहीं? तो वो बार बार बोल के भ्रष्टाचार 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 सत्ता त्यागी, और आज उन्हीं के 7 सांसदों ने उसी फर्जीवाल को
निजी स्वार्थ के लिए संगठन को चलाने का, झूठ बोलने का, भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी को लात मार दी। तो कभी कभी कहते हैं यू गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, जैसी करनी वैसी भरनी। पर मुख्य बात पर आती हूँ। पहली बात कि सशक्त महिलाओं को अपनी पार्टी के अंदर भी मोदी जी कुछ नहीं बनने देते। उमा भारती और वसुंधरा राजे एक उदाहरण है। दिल्ली में मीनाक्षी लेखी सांसद थी, जीती हुई सिटिंग सांसद को आपने दरकिनार कर दिया, स्मृति ईरानी सीन से गायब हो गए। तो मोदी जी नाक में मक्खी नहीं बैठने देते, कोई संकट खड़ा नहीं हो सकता। एक तो चुनाव जीत जाए तो उसको निपटाना होता है। और दूसरी बात, विपक्ष का काम अगर सत्ता करने लगे, यही केजरीवाल जब 26 जनवरी को आंदोलन करते हुए बैठ गए थे तो मोदी जी कहते थे कि ये क्या कर रहे हैं, तो ये किस तरीके से सरकार चलेगी, ये तो सरकार चलाने वाली। आज मोदी जी का फॉर्मूला क्या है? एक तरफ कह रहे हम तो जानते थे कि ये बिल गिरेगा, बोल रहे हैं ना, हमें तो पता था, मास्टर स्ट्रोक है, वो तो जो करे वो मास्टर स्ट्रोक हो जाता है। और दूसरी तरफ प्रदर्शन भी कर रहे थे। अगर मास्टर स्ट्रोक है तो आप प्रदर्शन किस बात का कर रहे हैं? आप चाहते थे कि जनता को ये लगे कि महिला आरक्षण का बिल गिरा है, पर इस बार पासा पलट गया। आपने अपने पैर खुद ही कुल्हाड़ी पर मार लिए हैं। और अगर आप प्रदर्शन करेंगे, आप जाकर नारे लगाएंगे, आप पुतले फूकेंगे, तो जनता आप पर हंसेगी और ये मानेगी कि अगली बार से आपको सत्ता में नहीं, आपको विपक्ष में ही बिठाना। इसके जो आम आदमी पार्टी में टूट हुई है, क्या लगता है कि पंजाब चुनाव में जो कांग्रेस का पेट वोट बैंक था, जो आम आदमी की तरफ शिफ्ट हुआ था, वो अब कांग्रेस की तरफ वापस लौटेगा? देखिए, मुझे लगता है कि जनता भगवंत मान जी की जो सरकार चलाने का तरीका है और जो भी मतलब पॉलिसी फेलियर्स हैं, या मैं कहूँगी जो भी मूर्खतापूर्ण हास्यास्पद बातें वो करते हैं और काम वो करते हैं, उससे ही बहुत विमुख हो गई। तो ये टूट फूट तो भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए करा रही है। वो तो उनका काम ही है कि साम दाम दंड भेद से चुनाव जीतना है। जहां पर जनता वोट दे दे वहां अच्छा, नहीं तो वोट चोरी तो है ही, वोटर लिस्ट एक्शन तो है ही। आप हिस्सा चोरी करना चाहते थे, नहीं तो पैसे के दम पर लोगों की पार्टी के लोगों को तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जहां तक पंजाब में बात है, हमें किसी की बिना किसी की बैसाखी के, बिना किसी के समर्थन और सहयोग के, सिर्फ जनता क्योंकि हमारे पीछे वहां खड़ी है, हमारी जिस तरह से विपक्ष की भूमिका को निभाते हुए जनता से जुड़े हुए मुद्दों को हम पूरे 4-4.5 साल से उठा रहे हैं, तो जीत सुनिश्चित पंजाब में कांग्रेस की है, चाहे आम आदमी पार्टी टूटे ना टूटे। लेकिन केजरीवाल अपने कुनबे को जो संभाल नहीं पा रहे हैं, वो उनकी नेतृत्व की क्षमता पर और उनकी पार्टी किस तरीके से जो हम कहते हैं कि एक गिरावट हमने देखी है, उसका भी कहीं ना कहीं परिचय है। देखिए, कुछ मुझे लगता है ऐसी ख्वाहिशें हैं मोदी जी की जो ख्वाहिश ही रह जाएंगी। बंगाल में मोदी जी चाहे कितने भी कोशिश कर ले, आपने देखा होगा सुवेंदु अधिकारी के बड़े वीडियो वायरल हो रहे थे, जो खीज, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा लोगों के ऊपर फूट रहा है। रैली में चलते चलते डांट रहे हैं क्योंकि वहां पर उनको टीएमसी के वर्कर, कांग्रेस के वर्कर, विपक्ष के वर्कर ज्यादा दिखते हैं अपने भाजपाइयों के बजाय। तो वो गुस्सा और चिड़चिड़ाहट भी बता रहा है कि हवा का रुख किस तरफ बह रहा है। बीजेपी का सपना रहेगा, हो सकता है इस बार जितने राज्यों में चुनाव है उनमें से कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बने।